दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिसर्च मेथडोलॉजी में। आज हम इसको डिटेल में समझेंगे रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, ठीक है, कैसे इसको सेलेक्ट किया जाता है रिसर्च प्रॉब्लम को, ये हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ हम समझेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली फॉर्मुलेट कैसे होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिकली मतलब समझ लेते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। तो रिसर्च प्रॉब्लम आपको पता है कि जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारा रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप यही है कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, सेलेक्ट करना। तो रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है? तो बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम ये होती है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं कि मुझे किसके ऊपर रिसर्च करनी है। थोड़ा सा यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो रिसर्च प्रॉब्लम, so a research problem is one which requires, मतलब कि ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम वो होती है which requires a researcher to find out the best solution for the given problem। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम मतलब वो प्रॉब्लम जो रिसर्चर को रिक्वायर्ड होती है ताकि उसका वो बेस्ट सोल्यूशन निकाल सके। कुछ भी आप रिसर्च कर रहे हो तो वो किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर होती है। हम रिसर्च जो भी करते हैं वो किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर होती है कि सपोज करते हैं कि मेरी कंपनी की सेल गिर रही है, तो मैं अब उसके ऊपर फिर रिसर्च करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना, या फिर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको कैसे कम किया जाए, वो प्रॉब्लम है, तो उसको मैं रिसर्च करूँगा उसके ऊपर। तो रिसर्च प्रॉब्लम्स होती है जो पहला स्टेप होता है, ये पहला स्टेप होता है रिसर्च करने का कि रिसर्च करनी किसके ऊपर है, दैट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि रिसर्च करनी किस बात के लिए है, क्यों करनी रिसर्च। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप यही होता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या है रिसर्च, ठीक है, किस चीज़ की करनी है। अब देखिए रिसर्च जो होती है ना, वो बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे थे, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। इट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कुछ ऐसी कंडीशन है जो रिसर्च प्रॉब्लम में होनी चाहिए, उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन है वो, तो देखिए सबसे पहली है हमारी कि जो प्रॉब्लम्स है, जो भी हम प्रॉब्लम को डिफाइन करने वाले हैं, इट प्रॉब्लम मस्ट बी जो है ना वो होनी चाहिए या तो इंडिविजुअल से रिलेटेड या कोई ग्रुप से रिलेटेड। सो प्रॉब्लम मस्ट बी कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल और ग्रुप। यानी कि या तो किसी एक बंदे की प्रॉब्लम होनी चाहिए वो, या बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि एक गोल होना चाहिए, देयर मस्ट बी गोल टू बी अचीव। कि करना क्या है, सपोज करते हैं कि मुझे पेट्रोल के प्राइसेस को कम करना है, ये मेरा गोल है। पहले पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम है। करना क्या है, अब आपका गोल क्या है, वो गोल भी डिफाइन होना चाहिए। देयर मस्ट बी गोल टू बी अचीव। कि सपोज करो कि कंपनी की सेल्स गिर रही है, अब आपका गोल है कि सेल्स बढ़ानी है, ठीक है ना, तो देयर मस्ट बी गोल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले में था कि इंडिविजुअल की प्रॉब्लम होनी चाहिए, ग्रुप की। थर्ड कंडीशन है कि बहुत सारे वे होने चाहिए, एक तरीका ना हो गोल को अचीव करने का।
ऑल्टरनेटिव वे होने चाहिए, बहुत सारे तरीके होने चाहिए गोल को अचीव करने के, वो कह रहा है। सो ऑल्टरनेटिव वे टू अचीव वंस गोल, किसी एक गोल आपने जो बताया उसको जो अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके होने चाहिए, तब जाके ही तो आप बेस्ट तरीका चूज़ कर सकते हो कि कैसे उसको गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर तरीका ही एक है तो फिर तो कोई बात ही ख़त्म होगी, तब तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे तरीके होने चाहिए, ठीक है, ये वो कह रहा है। और हमारा कुछ और कंडीशन क्या क्या है कि रिसर्चर जो है मस्ट हैव डाउट, रिसर्चर को कोई डाउट भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हाँ ये सच है सब कुछ, क्योंकि डाउट होगा तभी तो उसके ऊपर भी रिसर्च करेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम सही भी है या नहीं है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव जो है उसको अचीव करने के लिए उसमें डाउट होना चाहिए, कहने का मतलब। तो डाउट रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिव्स, सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव, जो ऑल्टरनेटिव्स यानी कि जो सपोज करो कई सारे तरीके हैं उसको गोल को अचीव करने के, अब उस गोल को अचीव करने के लिए वो सारे ऑल्टरनेटिव को पहले चेक करेगा। वो चेक तभी करेगा पहले उनको डाउट होगा, उसको अगर पहले से पता है कि यही तरीका है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे ही है। और कुछ डिफ़िकल्टी भी होनी चाहिए, प्रॉब्लम को, डिफ़िकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम्स में कुछ डिफ़िकल्टी होनी चाहिए इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, क्योंकि आपको नहीं पता कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। बाहर का इन्वायरमेंट बदल सकता है, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, ऐसे कई सारे इन्वायरमेंट है, उससे वो इन्फ्लुएंस होनी चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि फिर जाके हम सही से रिसर्च कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ऐसी है जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका मतलब वो बेसिक सी प्रॉब्लम है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमने समझा पहले रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, हमने समझ लिया रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। रिसर्च प्रॉब्लम मतलब पहला जो स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का, कि रिसर्च करनी किस चीज़ के ऊपर होती है। तो रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली जिसका सोल्यूशन निकालना चाहता है रिसर्चर, उसमें कुछ कंडीशन है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो इंडिविजुअल की हो सकती है, ग्रुप की हो सकती है, गोल होना चाहिए, और वो गोल को अचीव करने के कई तरीके होने चाहिए, और जब तरीका वो सेलेक्ट करेगा तो उसमें डाउट जरूर होना चाहिए, तभी जाके वो बड़े सेलेक्ट करेगा। और जो प्रॉब्लम को डिफ़िकल्टी होनी चाहिए कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से बदलनी चाहिए ताकि हम सही से सेलेक्ट कर सकें। अब बात करते हैं कि बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट कैसे करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इसके नोट्स आपको मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। देखो दो तरीके होते हैं, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो या तो हम इंटरनल फैक्टर से हम सेलेक्ट करेगा, वो अंदर के खुद के, उसके खुद के या बाहर के। इंटरनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रिसर्चर का इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। अगर वैसे रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लेगा जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं डीपली उसका, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा और वो काम सही से करेगा ही नहीं। रिसर्चर की कॉम्पिटेंस यानी कि उसकी स्किल्स, एबिलिटी उसके होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो रिसर्च एक्टिविटी सही से कर पाए, तब वो प्रॉब्लम सेट करें। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसमें दो चीज़ है, मनी कि मनी कितना लगने वाली है रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर मनी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। टाइम, कितना टाइम लगेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि टाइम पहले मेजर करना पड़ेगा कि अच्छा ये रिसर्च प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो जाएगी। वरना अगर आपके पास उतना टाइम है ही नहीं तो आप वो सॉल्व नहीं करोगे। उतना पैसा भी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है मुझे। यानी कि अगर वो पहले से रिसर्च हो चुकी है और दोबारा से उसको रिपीट कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ क्वालिटी होनी चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, उसका क्या पर्पस है, वरना हम सारे टाइम और एफर्ट को वेस्ट कर देंगे। फैसिलिटी हमारे पास है या नहीं है कि रिसर्च प्रॉब्लम कर रहे हैं तो बाहर के फैक्टर हम समझ रहे हैं ना, क्या हमारे पास कुछ आपका कोई प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है मेरे पास या नहीं है। सोशल रेलिवेंस, या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी कि सोसाइटी के लिए बेनिफिट है वो जो हम रिसर्च प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं। रिसर्च पर्सोनल, मतलब कि रिसर्च करने के लिए जो रिसर्च बंदे चाहिए, बहुत सारे रिसर्चर की टीम, डाटा कलेक्ट करना है, ट्रेनिंग उसको करवानी है, वो सब आपके होने चाहिए पहले बंदे, ठीक है। और उसके बाद अर्जेंसी, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम आपके लिए कितनी ज़रूरी है, कितना अर्जेंट है उसको सॉल्व करना। जितना अर्जेंट होगा फिर आप प्रायोरिटी उसको ज़्यादा दोगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंट है, इंपॉर्टेंस है ही नहीं है। फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च, रिसर्च हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, यानी कि डाटा कलेक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या रिस्पोंडेंट सही से रिस्पॉन्ड दे पाएगा मुझे, क्योंकि डाटा कलेक्ट करना है, रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्ड लेना होता है,
ठीक है। और डाटा को प्रोसेस करना होता है, डाटा को मेज़र करना होता है। ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पहले समझना पड़ेगा क्या रिसर्च टाइम पे ख़त्म हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ होती है। और समझते हैं फॉर्मुलेशन। देखो रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है स्टेटमेंट बनाना। प्रॉब्लम क्या है उसको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है, उसको स्टडी करना है प्रॉब्लम के बारे में, स्लम ड्वेलर, यानी कि जो गांव में बेसिकली जो छोटे छोटे इलाके हैं, जो बहुत ही जो झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, उनको स्टडी करना है, वो प्रॉब्लम को स्टडी करना है। तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट को डिफाइन करने से पहले वहाँ पर जाना पड़ेगा ना उसे, ताकि वो समझ सके कि वहाँ पर प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। ये नहीं कि किसी की बात सुन के प्रॉब्लम को स्टेटमेंट दे दी। तो फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम है क्या। तो इसलिए आपको पहले वहाँ जाना पड़ेगा, स्लम ड्वेलर को समझना पड़ेगा, इंटरव्यू लेने पड़ेगी उसको समझना पड़ेगा कैसे रहते हैं लोग। तब आप एक क्या करोगे, एक स्टेटमेंट दोगे, हाँ ये प्रॉब्लम को मैं सोल्व करने वाला हूँ। समझ रहे हो बात को। फिर प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, उसके अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, तब जाके तो सही से सोल्व कर पाएगा ना वो। तो स्टडी करने के वो कैसे करेगा वो। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है कोई ऑर्गेनाइजेशन में कि प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, तो रिसर्चर क्या करेगा, डिस्कशन करेगा यार मैनेजमेंट के साथ बैठ के कि कैसे क्यों हुआ। तब जाके तो उसको समझ में आएगा, तभी जाके उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा ना कि इसको सोल्व कैसे किया जाए। तो वही वो कह रहा है, सर्वे करना पड़ेगा। अपन प्रॉब्लम समझ लिया आपने, पहले प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को पहले डिफाइन करना क्या है, उसके बाद आपको समझना है प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई। अब आपको समझना है कि क्या वो उससे पहले कभी सोल्व किया गया था। उसे बोलते हैं लिटरेचर को सर्वे करना। यानी कि आप बहुत सारे रिसर्च जो पहले हो चुकी है, अवेलेबल लिटरेचर जो आपके पढ़े हुए हैं, उसको समझोगे। बहुत सारी थ्योरी रिकॉर्ड से देखोगे कि क्या उसमें कुछ गैप तो नहीं है, क्या उसमें पहले जो थ्योरी बनाई हुई थी, क्या जो पहले रिसर्च करी गई थी उसके अंदर कुछ गैप रह गया है, उस गैप को सोल्व करेंगे। क्योंकि जो वही समझ रहे हैं ना, जो पहले अगर हो ही चुकी है तो दोबारा सोल्व करेगा तो फायदा नहीं है। उसके बाद एक्सपीरियंस पर्सन से डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एक्सपीरियंस पर्सन है, जो एक्चुअल में उस फील्ड में उसका एक्सपीरियंस है। सपोज करो कि आपको उसको रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वहाँ मैं उससे पूछूंगा कि अच्छा ये कैसे सोल्व हो सकती है। तो वही वो कह रहा है, एक्सपीरियंस पर्सन रिसर्चर को बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है रिसर्च करने के लिए। और दे वुड गाइड, वो गाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चनर है, यानी कि जो फॉर्म भरवाना पड़ता है रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो सही से ले पाएगा, सही से अपने बंदे रख पाएगा रिसर्च एक्टिविटी करने के लिए, सैंपल सही से ले पाएगा, ये वो कह रहा है। उसके बाद रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। पहले आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करा, फिर समझा, फिर देखा कि पहले रिसर्च हो चुकी है, डिस्कशन करा, फिर आप दोबारा से आप रीफ्रेश कर दोगे जो आपने प्रॉब्लम बताई थी, अब आप उसको सही तरीके से दोबारा से बोलोगे। तो रिसर्चर रीफ्रेश कर देगा प्रॉब्लम को। तो रिसर्चर एक्सप्रेसेस स्पेसिफिक टर्म। अब वो रिसर्च जब आपने समझ लिया रिसर्च प्रॉब्लम को सबसे बंदों से, अच्छे से एक्सपीरियंस बंदों से, अब वो स्पेसिफिक टर्म में डिफाइन कर देगा करना क्या है, अब वो कहेगा। और आपको पता है कि जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी कि हाँ ये रिसर्च में, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में कि कैसे हुई होगी, क्यों हुई होगी। अब मैं ये एक हाइपोथेसिस बनाऊंगा रिसर्च करने के लिए आगे कि अच्छा ये यहाँ पर सेल डिक्लाइन हुई तो इस वजह से हुई होगी। मतलब पहले से मैं एक अजम्पशन जो मान लेते हैं ना कि हाँ ये चीज़ हुई होगी, इस वजह से हुआ है, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है, द टास्क ऑफ द रिसर्चर टू टेस्ट एंड एस्टेब्लिश सच हाइपोथेसिस। आपने प्रॉब्लम को जब क्लियर टर्म में डिफाइन कर दिया, आप हाइपोथेसिस बना दोगे, हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, यही आपका ऑब्जेक्टिव होता है। हाइपोथेसिस से समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ हुई है तो ऐसे हुई होगी, तो हमारा रिसर्च करना आसानी हो जाती है। हालांकि वो झूठ भी हो सकती है, लेकिन उसी को तो टेस्ट करने के लिए सारा खेल होता है ना। एक स्टार्ट करने के लिए रिसर्च हुई है, रिसर्च करने के लिए हमें पहले एक डिफाइन करना पड़ता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई होगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, हाइपोथेसिस डिटरमाइन व्हाट फैक्ट विल बी सोट। क्या अब हमें समझ में आ जाएगा कि सपोज करते हैं कि सेल डिक्लाइन हुई, तो आपने कहा कि यार ये ना कॉस्ट हमारी ना बहुत ज़्यादा है। अब आप सारा डाटा कलेक्ट करोगे कॉस्ट के बारे में, मतलब रिसर्च करने के लिए आपका समझ आता है कि अच्छा डाटा आप कलेक्ट करोगे उस तरीके से कि अच्छा कॉस्ट ज़्यादा हुई है, तो डाटा कलेक्ट कॉस्ट का करोगे, पूछोगे मार्केटिंग वाले बंदों से, तो यहाँ से रिसर्च प्रोसीजर आपका डिफाइन हो जाता है। तो वही वो कह रहा है कि सबसे पहले आपने स्टेटमेंट डिफाइन करी, समझा,
आसपास की रिसर्च देखी, उसके बाद एक्सपेरिमेंट बंदे से पूछा, रीफ्रेश कर दिया स्पेसिफिक टर्म में, हाइपोथेसिस बना दोगे। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जो भी टेक्निकल टर्म्स है उसको क्लियरली डिफाइन कर दोगे। जो भी आप फ्रेज यूज़ कर रहे हो जिसका कोई स्पेशल मीनिंग है उस प्रॉब्लम में यूज़ कर रहे हो, जो आप उसका वर्ड को, सपोज करो आप यूज़ कर रहे हो बहुत ही टेक्निकल वर्ड कि वी हैव टू कट थ्रोट दी कोस्ट, वी हैव टू कट थ्रोट दी कोस्ट, तो उसको अगर किसी का मतलब ही नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद डेलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब क्या है, आप एक लिमिट साइड कर दोगे कि हाँ मुझे रिसर्च जो करनी है ना इस बाउंड्री में ही करनी है, इसके बाहर नहीं करनी। ये नहीं कि मुझे सबको रिसर्च करना है, एक बाउंड्री डिफाइन कर दोगे कि हाँ ये रिसर्च प्रॉब्लम है, इतना मुझे स्टडी करना है, इससे बाहर नहीं करना, तो मेरा फोकस बना रहेगा सही से और मैं सही से इसको स्टडी करूँगा। ठीक है, तो वाइल सेलेक्टिंग एंड फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम अ ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी आप चूज़ कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मुझे हायर एजुकेशन सिस्टम को समझना है, या इम्प्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म इन प्रोफेशनल कॉलेजेस, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, क्या परमिशन देना चाहिए सेल फोन को इंस्टीट्यूशन में, अलाउ करना चाहिए, ये है एक स्पेसिफिक। अब मैं इसी से रिलेटेड ही डाटा कलेक्ट करूँगा ना, ये नहीं कि खाली एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, तो हायर एजुकेशन सिस्टम खाली बोल दिया, मेरिट एंड डीमेरिट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये नहीं कि खाली मेरिट एंड डीमेरिट बस स्पोर्ट्स। तो दिस इज़ द आपका ये होता है कि आपने डिफाइन कर दिया कि इस एरिया में स्टडी करेंगे। उम्मीद करते हो चाचा आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नोट्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।